नमस्कार, मैं धनंजय कुमार, द नागरिक में आपका स्वागत है। लड़की की शादी ना हो रही हो, नौकरी नहीं लग रही हो, घर में कहीं पर ऊफा पटा हो रही हो, पत्नी पत्नी में नहीं बन रही हो, पति में लड़का बिगड़ गया हो, और तो और गाय अगर दूध नहीं दे रही हो तो आप श्री राम जय जय राम कह दीजिए, काम निकल जाएगा। तो इंटेंशन कहाँ गलत है? अब देखिए, ये जब वोट मांगने जाते हैं तो श्री राम जय राम करके मंदिर में बैठ के वोट नहीं ले लेते हैं। वो श्री राम जय राम कर करके अगर सांसद भी बन जाते तो मतलब होता, मंत्री बनने के लिए श्री राम जय राम करते। प्रफुल्ल भाई, ये जो सांसद कह रहे हैं, ये तो खुलेआम जो है आम आदमी का, या कहिए हमारे लोकतंत्र का मखौल है, और तमाम बीजेपी के नेता दांत निपोड़ रहे हैं। देखिए कि अब इस तरह की योजना चलते चलते झोला समेटते समेटते जो हो रहा है वो सामने है। ये एनडीए सरकार के मलबे के तले हम लोग दब रहे हैं, मलबा गिर रहे हैं। मलबा समझते हैं ना, रविश, जो कहीं कुछ तोड़ फोड़ होती है तो मकान का। अब देखिए कि अब इन्होंने कहा था उसमें कि हमारे ऊपर लोगों को भले संदेह हो, लेकिन राजनीतिक सूझबूझ पर संदेह नहीं है, नहीं होना चाहिए। और राजनीतिक सूझबूझ पर संदेह नहीं है, इसलिए हम मनरेगा को चलाए रखेंगे, क्योंकि ये आपकी विफलताओं का स्मारक है, यानी कि कांग्रेस की विफलताओं का स्मारक बताया, जीवंत जिंदा स्मारक बताया। तो आज जब आप मनरेगा को बंद कर रहे हैं, इसका मतलब यह है कि आपकी राजनीतिक सूझबूझ अब काम नहीं कर रही है। इसलिए तो आप कह रहे हैं, पहले सूझबूझ थी तो मनरेगा को संभाल के रखा था, 10 साल तक संभाला, धीरे धीरे सूझबूझ घिस जाती है। आगे ने कहा था कि जैसे बर्तन बहुत घिसने से मुलम्मा छूट जाता है, वैसे मुलम्मा छूट रहा है। तो अब जब मुलम्मा छूट रहा है तो आप मनरेगा को विदा कर रहे हैं। लेकिन आज भी मनरेगा पर जिस ढंग की बहस होनी चाहिए, मुझे पूरा यकीन है कि कृषि कानून की तरह भी इसका हश्र होगा, ये वापस जाएगा। क्यों ऐसा मैं जब कह रहा हूं तो क्यों, क्या कोई बड़ा आंदोलन होने जा रहा है? बड़ा आंदोलन हो या ना हो, लेकिन पहले ये जान लेना कि मनरेगा आया क्यों, मनरेगा लाया क्यों गया। इसके जो बहुत सारे जो पॉजिटिव जो लोक कल्याणकारी पक्ष हैं वो तो अपनी जगह है ही, लेकिन ये किसी परोपकार की भावना इसके पीछे नहीं थी। एक तो लैंड लेबर रेशियो जो है, लैंड लेबर रेशियो, इस पर जबरदस्त हमारे लैंड पर लोड था। लगभग उस समय में 70% आबादी, अभी भी वही होगी, 70, 65, 68 आबादी ग्रामीण आबादी है। और ग्रामीण आबादी में बहुत जबरदस्त शिथिलता हो जाती है। जब ऑफ सीजन होता है, जब काम का समय नहीं रहता है, तब लोगों को बेरोजगारी में रोजगार नहीं मिलता है। तो बोल रहे, हमारे यहाँ कहावत है, आप लोगों ने भी सुना होगा, कि बैठल से बेगार भला। जब रोजगार न मिले, आदमी बैठा रहे तो बेगारी ही करने लगता है। जो दाना पानी मिल जाए, तो इससे श्रमिकों के शोषण का जो माहौल बनता है, उस माहौल को तोड़ने की जरूरत थी, पहली बात। दूसरी बात ये थी कि उस समय में जब लोग यहाँ पर अगर रोजगार का अभाव घटेगा, लोग शहरोन्मुखी होंगे, शहर की तरफ जाएंगे, तो हमारे शहर भी काफी दबाव में थे। झुग्गी झोपड़ियों का आकार निरंतर बढ़ता जा रहा था। एक भाई गया, 2 भाई गया, 3 भाई गया, आते समय उधर से 2 आदमी आता था, जाते समय 5 लड़के इधर से आते थे उसके साथ। तो शहरों पर निरंतर दबाव बढ़ता जा रहा था, अधिकारों की चेतना भी बढ़ रही थी, पढ़े लिखे लोग जा रहे थे। ये भ्रम है लोगों का। जो कोई सर्वे करा के देख ले, मैं व्यक्तिगत अनुभव से कह रहा हूँ कि मनरेगा में अपढ़ लोग नहीं थे। मनरेगा में जो अशिक्षित लोग इसको बोलते हैं, सिर्फ वही काम नहीं कर रहे थे। मनरेगा में वे लोग भी काम कर रहे थे जो अच्छे खासे पढ़े लिखे हैं। अच्छे खासे पढ़े लिखे का मतलब है एबव मैट्रिक, एबव एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन के ऊपर जो लोग थे। और उससे ऊपर के आप कल्पना कीजिए, जो काम मिल जाएगा, घर में काम मिलेगा उसका। तो दूसरा ये था, ये अशक जिस तरह से प्रियंका गांधी ने कहा, मैं थोड़ी सी असहमति से बताता हूँ कि इनके हाथ बहुत बूढ़े हैं और कठोर हैं। ये पढ़ने लिखने वाले हाथ भी हैं, आप पता कीजिए। और जो जॉब कार्ड बनता है, यहाँ तक भी होता है
कि अगर पिता के नाम पर जॉब कार्ड है तो बेटा जाकर के श्रमदान करता है। आप लोग को ग्रामीण यथार्थ नहीं मालूम कि जॉब कार्ड है पिता के नाम पर और श्रमदान बेटा करके आता है, पैसा पिता के खाते में आ जाता है। एक फैमिली सपोर्ट ये था। और जो आधार के बाद ये जो मनरेगा का जॉब कार्ड है, सबसे बड़ा आइडेंटिटी प्रूफ था, सबसे बड़ा एम्पावरमेंट था। और महिलाओं का तो पूछिए ही मत कि अगर उसका मनरेगा जॉब कार्ड इसको बोलते हैं, अगर जॉब कार्ड है तो वो बहुत बड़ी ताकत, उसकी अपनी पहचान थी। बैंकों से लेकर के तमाम जगह में उसकी पूछ होती थी, उसका महत्व था। दो चीजों का बहुत महत्व था। अगर आप सेल्फ हेल्प ग्रुप के मेंबर हैं, यानी कि जो बिहार में इसको आजीविका कहते हैं, तो और अगर आपके पास जॉब कार्ड है तो आपको मतलब बड़े धमाके के साथ आपकी ग्रामीण उपस्थिति है। क्यों? क्योंकि जो लोग जीविका में थे, जो लोग समूह सेल्फ हेल्प ग्रुप कह लें अगर उसमें थे, तो उस ग्रुप के लोग जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज करते थे, उनमें कोई सामाजिक प्राकृतिक कोई आफत विपदा आता था तो उस ग्रुप के तमाम लोग एक साथ संगठित हो जाते थे और एक दूसरे के पास खड़े हो जाते थे। वो सिर्फ जाति व्यवस्था नहीं थी, वो एक तरह का एक जिसको बोलते हैं ना, जैसे एक डिपार्टमेंट में काम करने वाले लोगों के बीच में जो एफिनिटी डेवलप कर जाती है नेचुरली, वो उसमें डेफिनेटली होती थी। तो इस तरह से मनरेगा को लाया गया। ये एक कम्युनिटी एम्पावरमेंट था, इसमें महिलाओं का शेर अलग था, SC/ST का शेर अलग था। और ये जान जाइए कि SC/ST ही नहीं, सुदूर ग्रामीण इलाके में वे लोग भी मनरेगा में काम करते थे। हालांकि उनकी संख्या कम थी, वे थोड़ा लजाते भी रहते हैं, तो उनकी संख्या कम थी, लेकिन न थी ये नहीं कह सकते हैं। वहां कोई आरक्षण नहीं था, वहां कोई आरक्षण नहीं था। वो ऐसी व्यवस्था थी जो आपको कम से कम मरने नहीं देगी की व्यवस्था थी। मिड डे मील तीसरा ये है, ये जो मिड डे मील, तो ये सब इसलिए लाया गया कि पूरी दुनिया को ये बताया गया कि हमारे पास जो सबसे बड़ी ताकत होने जा रही है। उस समय में सुरेंद्र सर, दो मुहावरे चलते थे, कछुआ और खरगोश की चाल इकोनॉमी में। भारत को कहा जाता था चूंकि यहाँ डेमोक्रेसी है, बड़ा देश है, तो कछुए की चाल से चल रहा है और चाइना खरगोश की चाल से चल रहा है। उसमें 1990 में चाइना की हालत हमसे कोई बहुत ज्यादा बेहतर नहीं थी, तो खरगोश और इसकी बात की जा रही थी। तो हमारे अर्थशास्त्रियों ने कहा कि हम लोग टाइगर हैं, और उसमें दुनिया में बताया कि नहीं, डेवलपमेंट के लिए डेमोक्रेसी जरूरी है और लिबरल डेमोक्रेसी जरूरी है। तो भारत जाएगा। और कछुआ और खरगोश की कहानी में इसलिए इसको कहा गया कि कई बार खरगोश सो जाता था, कछुआ जीत गया था एक बार कहानी में। तो उस समय भी हम लोगों ने कहा कि ठीक है, पेपर टाइगर तो अपनी जगह पर ठीक है, वो रहेगा, लेकिन एक बार कहानी में खरगोश क्या सोया, बार बार नहीं सोएगा। इसीलिए डेमोक्रेसी से, लिबरल डेमोक्रेसी से अगर डेवलपमेंट का रिलेशन जोड़ रहे हैं तो आपको ये तय करना होगा कि डेवलपमेंट के नए मानक आपको लाने होंगे। डेवलपमेंट का यह मानक नहीं होगा, और उसमें ह्यूमन डेवलपमेंट सबसे बड़ा आपका टास्क है, हमारा टास्क होगा, न कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम है ह्यूमन डेवलपमेंट को आगे बढ़ाना, कैपेसिटी बिल्डिंग का प्रोग्राम करना होगा, लोगों को सेल्फ इनेबल्ड करना होगा। सिर्फ दान देने से, एक्सेसिबिलिटी प्रोवाइड करने से, यानी कि अनाज दे देने से, कुछ सपोर्ट दे देने से काम नहीं चलेगा। उनको खुद अर्जन के लायक बनाए, और उसके तहत जादरा वगैरह ने और रघुवंश जी को याद करना चाहिए। इन लोगों ने पार्लियामेंट, सोनिया गांधी को याद करना चाहिए, पार्लियामेंट में दहाड़ते हुए कहा कि लोगों को इंगेजमेंट चाहिए, खाली दिमाग शैतान का, इंगेजमेंट चाहिए, रोजगार चाहिए, और सबसे बड़ी बात कि हम इस देश के नागरिक हैं, हमें इस नागरिक का बोझ चाहिए, हमारा अधिकार चाहिए, हमें काम करने की जगह चाहिए। मनरेगा उसी तरह की चीज थी जैसे बस में धक्का खाते हुए आदमी को ऊपर में रॉड या हैंडल पकड़ने के लिए जो मिलता है, गाड़ी जर्किंग करती रहती है, लेकिन अगर रॉड हाथ में आ जाए तो आदमी सफर काटता रहता है। मनरेगा आर्थिक क्षेत्र में उसी हुक का काम कर रहा था। आपने उस हुक को हटा दिया क्योंकि आपको सिर्फ बैठे हुए सवारी की जरूरत है। तो मनरेगा के आने के बहुत सारे कारण थे, और इसने क्या किया, एम्पावरमेंट तो क्या ही, जनरल जो आपका रोजगार का दर था उसमें नहीं कुछ तो 20% से लेकर के 15%, 10%, 20% तक की बढ़ोतरी कर दी। लोगों को पता चल गया कि इससे कम लेना, और जो मिनिमम वेज एक्ट है, हर जगह अलग अलग है मिनिमम वेज, तो उसके प्रति सचेतनता शुरू हुई। और रूरल इकोनॉमी में जो उनका FMCG है, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, FMCG का काफी बिक्री बढ़ी और उसका चलन बढ़ा,
और जो छोटे छोटे जो उद्योग हैं, स्कूलों में उपस्थिति बढ़ी मिड डे मील के माध्यम से। तो उस समय में हमने कहा था, हमारे देश के नेताओं ने कहा था कि हमारे पास सबसे बड़ी ताकत है ह्यूमन रिसोर्सेज, कि हम अगले 10-15 साल में इतना ह्यूमन रिसोर्सेज दे देंगे। पहला बूम आया जब आईटी सेक्टर में आया, क्योंकि चाइना के लोग अंग्रेजी में उतने दक्ष नहीं थे जितने हम लोग दक्ष थे, और जितना जल्दी हम लोग पकड़ सकते थे, चाइना ने बहुत जल्दी अपने आप को इसमें कवर अप कर लिया। जो लैंग्वेज लिखते हैं उसका, कंप्यूटर का, ये तो बाद में आया ना, क्योंकि इंग्लिश में होता था, तो वो कर क्या, और जापान वगैरह ने भी इसको कवर कर लिया। और उस खाली जगह में भारत के ने आईटी सेक्टर में वहां पर प्रोग्राम लिखने में हम लोग आगे बढ़े। लेकिन अब मार्केट वहां सेचुरेट हो गया है और चाइना हमसे आगे बढ़ गया है। तो हमारे पास जो रियल इकोनॉमी है, महात्मा गांधी का नाम इसलिए जोड़ा गया कि महात्मा गांधी बोलते थे कि जहां आपका जन्म हुआ है, सन ऑफ द सॉइल, आपको सॉइल पर ही आपका काम मिलना चाहिए और वहीं आप खाए पिए, क्योंकि जीवन का स्तर वहीं से बनता है। और ये हमारे इकोनॉमिस्ट लोगों ने भी कहा, जब कंपैरेटिव पॉवर्टी की, रिलेटिव पॉवर्टी की बात बोलते हैं, तो हम ऐसे समूह के आसपास भी ना जाएं जहां रिलेटिवली हम गरीब दिखने लगे। कौन ऐसा आदमी है जो गरीब नहीं दिखेगा? इसके पास अगर साइकिल है गांव में एक आदमी के पास, तो थोड़ा मजबूत दिखता है। लेकिन अगर गांव में सबके पास साइकिल हो, तो जिसके पास मोटरसाइकिल है वो मजबूत दिखता है। अगर सबके पास मोटरसाइकिल आ गया, तो जिसके पास कार हो वो अधिक प्रतिष्ठित दिखता है। तो एक रिलेटिविटी पॉवर्टी के और जैसे सोशल स्टेटस में हमेशा काम उसका होता रहता है। अमर्त्य सेन ने इस पर काम भी किया था, रिलेटिव पॉवर्टी पर। तो ये पॉवर्टी इरेडिकेट नहीं हो सकता है, गरीबी का उन्मूलन नहीं हो सकता है। आज भी किसी को पता कीजिए कि गरीब कौन है, आप कोई डिफिनेशन दीजिए, गरीबी का कोई डिफिनेशन किसी भी अर्थशास्त्री के पास नहीं है, वो बता नहीं पाएंगे गरीब किसको बोलते हैं। इसलिए ये गरीबी उन्मूलन का बात नहीं, ये बात थी कि हाँ, आपको एम्पावर्ड करने की, एक्सेसिबिलिटी बढ़ाने की, आपके इंटाइटलमेंट इंक्रीज करने की बात थी। आपकी जो ग्रहणशीलता है, बाजार से आप चीजों को एक्सेस कर सकें, खरीद सकें। अगर ग्रामीण क्षेत्र में यह मंदी आई तो शहर नहीं संभाल पाएंगे सर, क्योंकि 65% से ज्यादा, 65-70% से ज्यादा लोग गांव में रहते हैं। और हमारी इकोनॉमी का साइज ये है कि हमारा कंट्रीब्यूशन जीडीपी में, रियल जीडीपी में, नोशनल जीडीपी में नहीं, रियल जीडीपी में जो हमारा कंट्रीब्यूशन है वो सर्विस सेक्टर के आसपास है। काफी हमारा कंट्रीब्यूशन है रूरल इकोनॉमी का। और इधर आप बार बार बोलते हैं, जो तीसरी मांग आई थी स्वामीनाथन के बाद, एमएसपी की बात आई थी, 2+ इसकी बात जो आई थी 1+1+50, जो उन्होंने बताया, जिसमें फैमिली लेबर कॉस्ट और लैंड कॉस्ट भी, लैंड रेंट भी जोड़ा गया था। तो उसको नहीं देकर के ये बोलते हैं हम घोषित कर दिए। अरे घोषणा की तो किसान मांग ही नहीं कर रहा है ना कि आप घोषित कीजिएगा बाद में, पहले आप इसको गारंटी बनाइए। हम लीगल गारंटी चाहते हैं एमएसपी की, एमएसपी की रेट का रेट नहीं चाहते इस समय में। जो भी रेट सरकार घोषित करे उसके लिए बाद में लड़ेंगे, उसको आप लीगल बनाइए, इसको राइट में डालिए। उन्होंने वहां नहीं डाला, और बदले में एक जो राइट मिल गया था कानून के हवाले से, उस राइट को भी छीन लिया गया। तो आदरणीय खड़गे साहब जो कह रहे थे कि राइट टू वर्क जो है, एक्चुअली राइट टू लिव में कन्वर्ट होता है। अगर हम काम नहीं करेंगे तो हम खाएंगे क्या, और खाएंगे नहीं तो जिएंगे कैसे? तो राइट टू वर्क बेस है, बेसिक्स है राइट टू लिव का। तो इसलिए, और एक नागरिक अधिकार। अब ये लोग समझते हैं नागरिक ही नहीं मानते हमें, तो हम क्या करें? अब ये कहते हैं कि जो शाखा में जाता है वो शाखा मृग ही नागरिक है, तो क्या करें?